तारीख 23 अक्टूबर 2018, बेंगलोर। रात के करीब 12 बज रहे थे। पुलिस के 3 अधिकारी सिविल ड्रेस में ओरेकल कस्टमर केयर के ऑफिस के रिसेप्शन में पहुंचे। ओरेकल कस्टमर केयर कंपनी का ऑफिस बॉय दफ्तर में काम करने वाले एक एम्प्लॉय के पास गया और बोला, आपसे मिलने 3 साहब लोग आए हैं। वो एम्प्लॉय ओरेकल की एक टीम को हेड कर रहा था। उसने अपने टीम मेंबर्स से कहा, टीम फोकस ऑन द प्रोजेक्ट, मैं मिलकर आता हूं। फिर वो रिसेप्शन में पहुंचा और मिलने आए 3 लोगों को पहचानने से इनकार कर दिया और अपनी डेस्क में जाने के लिए वापस मुड़ा। तभी एक अफसर ने उस शख्स को आवाज देते हुए कहा, हेलो मिस्टर तरुण, कैसे हैं आप? और आपकी वो टूटी हुई उंगली कैसी है? ये नाम सुनते ही उस एम्प्लॉय के सर से पसीना आने लगा। इसी के साथ वो अपनी टूटी हुई उंगली को देखने लगा। अपना खुद का नाम तरुण वो 15 साल बाद सुन रहा था। फिर पुलिस अफसर ने उसकी टूटी हुई उंगली पकड़ी और कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, चलो अपने ससुराल, वहां तुम्हें जेल की हवा खिलाते हैं। तरुण पिछले 15 सालों से अलग अलग कॉर्पोरेट ऑफिसेज में प्रवीण भटेले के नाम से काम कर रहा था। आखिर तरुण ने ऐसा क्या किया था कि उसे अपना नाम तक बदलना पड़ा था? कौन था ये प्रवीण भटेले? आखिर पुलिस 15 सालों तक क्यों तरुण को नहीं पकड़ पाई थी? और उसने ऐसा क्या किया था कि अपना ही नाम सुनने के बाद उसे चक्कर आने लगे थे? आज के एपिसोड में हम तरुण के केस की फाइल को रीओपन करेंगे। ये कहानी शुरू हुई थी दिसंबर 2002 में। इसी दिन अहमदाबाद में प्राइवेट स्कूल में फिजिकल ट्रेनर तरुण जिनराज की शादी सजनी नाम की लड़की से हुई थी। शादी के दिन सजनी ने तरुण से पूछा था, आप इस शादी से खुश तो हैं ना? मतलब मैं आपको पसंद हूं ना? ऐसा तो नहीं कि आप किसी दबाव में शादी कर रहे हो? इसके जवाब में तरुण ने भी हंसते हंसते हाँ कह दिया था। फिर दोनों की शादी हुई। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही फिर से सजनी ने तरुण से सवाल किया, आप मेरे साथ बेड शेयर करने से घबराते क्यों हैं? मेरे करीब ही नहीं आते हैं, और अगर मैं आना चाहूं तो आप दूर भाग जाते हैं। कोई दिक्कत है क्या मुझ में? इस सवाल से तरुण परेशान सा हुआ और चिल्लाते हुए सजनी को कहा, अपने काम से काम रखो, नहीं तो तुम्हें मायके भेज दूंगा। सजनी को तरुण के इस तरह का बिहेवियर परेशान करने लगा था, लेकिन वो किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। शादी को 1 महीना ही बीता था कि एक दिन तरुण ने सजनी से कहा, अब से मुझे स्कूल की तरफ से टूर पर जाना पड़ेगा, इसलिए जब मैं टूर पर जाऊं तुम अपने मायके चली जाया करना, क्योंकि ये इलाका सेफ नहीं है। फिर तारीख आई 5 फेब 2003। सजनी ने अपने मायके से घर आते वक्त अपने पिताजी से कहा, पापा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या आप दे सकते हैं? सजनी के पापा ने बिना 1 मिनट गवाए उसे पैसे की गड्डी तो दे दी, लेकिन उन्हें मन ही मन कुछ अजीब सा लगा। उन्हें एहसास हो चुका था कि उनकी बेटी खुश तो नहीं है। फिर तारीख आई 14 फेब 2003। वैलेंटाइन का दिन था। दोपहर को सजनी अपनी बहन से बात कर रही थी। बहन ने सजनी से पूछा भी, आज तो वैलेंटाइन डे है, कुछ तो स्पेशल प्लान की होगी। लेकिन तभी कमरे में तरुण आ गया और सजनी ने घबराहट में कॉल काट दिया। इसी दिन शाम को करीब 4:30 बजे सजनी के पापा के पास एक कॉल आया। उधर से तरुण की रोते हुए आवाज आई, पापा सजनी को कुछ हो गया है, आप लोग हॉस्पिटल आ जाइए। घर वाले हॉस्पिटल पहुंचे और देखा कि सजनी की लाश के बगल में जोर जोर से तरुण रो रहा था। घर वाले कुछ समझ पाते कि रोते रोते तरुण बेहोश हो गया। घर वालों ने उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया और दूसरी तरफ पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। पुलिस की टीम ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की।
शुरुआती दौर में लूटपाट का केस बना और बताया गया कि सजनी की मौत दुपट्टे से गला दबाकर की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को शक सजनी के पति तरुण के ऊपर भी था, लेकिन अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट था, इसलिए उससे कुछ पूछताछ नहीं हो पा रही थी। पुलिस की टीम घर वालों से पूछताछ कर ही रही थी कि पुलिस के पास हॉस्पिटल से कॉल आया और उस तरफ से कहा गया सजनी का पति तरुण पता नहीं कहां भाग गया है, काफी देर से मिल ही नहीं रहा है। अब यह खबर मीडिया में भी लीक हो चुकी थी। तरुण के ऊपर पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था। पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी लगा दी। तरुण के माता पिता और भाई को भी अरेस्ट कर लिया, लेकिन तरुण का कहीं कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे साल 2006 आ गया। सजनी की मौत और तरुण को गायब हुए पूरे 3 साल हो चुके थे, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली थी। तभी सजनी के घर वालों ने तब के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी के ऑफिस में संपर्क किया। पुलिस को सीएम ऑफिस से फटकार लगी और जांच को तेज करने का आदेश मिला। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन तेज की तो उसे पता चला कि तरुण का शादी से पहले एक अफेयर चल रहा था, जिस लड़की से वो शादी के बाद भी बात करता था। यही वजह थी कि वो अपनी पत्नी के करीब नहीं आया करता था। किसी तरह पुलिस तरुण की प्रेमिका तक पहुंच गई। उसने पुलिस को बताया, हाँ, सजनी की मौत के 2 दिन बाद 16 फेब को तरुण ने मुझे कॉल किया था और शादी करने के लिए कहा था, लेकिन तब तक मुझे सजनी की मौत की खबर लग चुकी थी। मैंने तरुण को यह कहते हुए मना कर दिया था कि मुझे किसी कातिल से शादी नहीं करनी। उसके बाद से उसका मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। धीरे धीरे साल 2009 आ गया। तरुण के पिता की हार्ट अटैक से डेथ हो चुकी थी और उसका परिवार केरला शिफ्ट हो गया था। पुलिस को यह पता चला कि तरुण एक बार केरला आया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस तरुण को नहीं पकड़ पाई। वक्त बीतने के साथ ही पुलिस की तलाश भी सुस्त पड़ गई। फिर साल आया 2016। नए पुलिस ऑफिसर ने सजनी मर्डर केस की फाइल को रीओपन किया। अब चाहे पाताल से ढूंढ कर लाओ, लेकिन इस तरुण को पकड़ कर लाओ और इस केस को सॉल्व करो। पुलिस ने धीमी पड़ चुकी सजनी मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन को फिर से शुरू किया और अहमदाबाद से तरुण के भाई को उठाया। उससे हर तरीके से पूछताछ की, लेकिन तरुण के बारे में कुछ पता नहीं चला। फिर तरुण के भाई ने पुलिस को बताया, तरुण के बारे में मुझे तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन मेरी मां इस समय मध्य प्रदेश के मंदसौर में रहने लगी है। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन तरुण उससे जरूर कांटेक्ट करता होगा। पुलिस की टीम ने तरुण और उसके परिवार से जुड़े करीब 4000 से ज्यादा मोबाइल नंबरों को भी खंगाला, लेकिन यह कोशिश भी पुलिस की खाली ही गई। सजनी के मर्डर और तरुण को फरार हुए 15 साल बीत चुके थे। साल 2018 आ गया। तभी एक दिन पुलिस के पास एक कॉल आया। कॉल के उस तरफ वही तरुण की पुरानी प्रेमिका थी। उसने पुलिस से कहा, अभी कुछ दिनों पहले तरुण को मेरे दोस्तों ने दिल्ली के एक मॉल में देखा है और तभी उसकी मां भी दिल्ली में थी। पुलिस ने बिना देर किए तरुण की मां के कांटेक्ट नंबर को सर्विलेंस में डाल दिया। पुलिस को उम्मीद थी कि उन्हें यहीं से कोई ना कोई सफलता मिलेगी। साथ ही पुलिस तरुण की मां पर नजर रखने लगी। तभी एक दिन तरुण की मां के नंबर पर बेंगलोर के लैंडलाइन नंबर से कॉल आया, लेकिन कुछ ही मिनट्स में वो कॉल कट गया। फिर पुलिस ने पता किया तो पता चला कि वो नंबर बेंगलोर के ओरेकल कस्टमर केयर कंपनी के ऑफिस का है। पुलिस को शक हुआ कि आखिर तरुण की मां को कस्टमर केयर कंपनी से क्यों कॉल आया। तब उस नंबर के आसरे अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच की टीम बेंगलोर के लिए रवाना हुई।
बेंगलोर पहुंचने के बाद क्राइम ब्रांच टीम ने बेंगलोर पुलिस के साथ मिलकर ओरेकल कस्टमर केयर कंपनी की एचआर हेड से कांटेक्ट किया और उनसे कहा, रूटीन प्रोसीजर के लिए पुलिस को आपके यहाँ काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज की लिस्ट चाहिए। पुलिस के पास ओरेकल कस्टमर केयर कंपनी के एम्प्लॉयज की लिस्ट तो आ गई थी, लेकिन शुरू में पुलिस को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि कस्टमर केयर के एम्प्लॉयज की लिस्ट में किसी तरुण नाम के आदमी का नाम ही नहीं था। लेकिन तभी पुलिस के एक ऑफिसर की नजर लिस्ट के एक नाम पर पड़ी। ये नाम प्रवीण भटेले का था। उस ऑफिसर ने तुरंत अपने अधिकारियों से कहा, तरुण की माँ प्रवीण भटेले नाम के आदमी से बहुत बात करती है। साथ ही तरुण की माँ प्रवीण भटेले की पत्नी निशा से भी बातें करती है। मुझे लगता है प्रवीण भटेले ही तरुण है। फिर क्राइम ब्रांच के 3 ऑफिसर्स ने बिना देर किए रात को करीब 12 बजे सिविल ड्रेस में गाड़ी स्टार्ट की और ओरेकल कंपनी के कस्टमर केयर ऑफिस में पहुंच गए। उन्हें पता था कि तरुण की रिंग फिंगर टूटी हुई है। इतना क्लू उसकी पहचान के लिए काफी था। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स ने कस्टमर केयर कंपनी से प्रवीण भटेले को गिरफ्तार किया और उसकी टूटी हुई रिंग फिंगर को पकड़कर कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ तरुण। फिर 24 अक्टूबर को पुलिस तरुण को 1500 किलोमीटर दूर अहमदाबाद लेकर गई। एक लैंडलाइन नंबर की वजह से 15 सालों से फरार कातिल तरुण गिरफ्तार हो चुका था और उसने गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस से कहा था, मुझे बस इतना बता दो कि आखिर मुझे पकड़ा कैसे। अहमदाबाद आने के बाद तरुण ने कबूल किया और कहा, हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी सजनी का मर्डर किया था, क्योंकि मुझे तब की अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी थी, लेकिन फिर उसने शादी करने से मना कर दिया था। और हाँ, इन 15 सालों में मेरी बात केवल मेरी माँ से होती थी। माँ ने अपने दूर के रिश्तेदार के नाम पर एक और सिम ले रखी थी, जिसका यूज वो केवल मुझसे बात करने के लिए करती थी। इसके बाद पुलिस ने तरुण से पूछा कि ये प्रवीण भटेले कौन है, आखिर तरुण प्रवीण भटेले कैसे बन गया। तब तरुण ने बताया, सजनी का मर्डर करने के बाद मैं पहले दिल्ली गया और फिर भोपाल पहुंचा। वहां एक मेरे कॉलेज के दिनों का दोस्त प्रवीण भटेले रहा करता था। वो अपना एक कोचिंग सेंटर चलाया करता था। मैं कुछ दिनों तक उसके साथ रहा। फिर एक दिन मैंने उसके सभी आईडी कार्ड्स की स्कैन कॉपी बनाई और उसमें अपनी फोटो लगाकर मैं प्रवीण भटेले बन गया। फिर इसी नाम से मैंने पुणे में नौकरी की और वहीं मेरी मुलाकात निशा से हुई। मैंने निशा को बताया कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर मैंने और निशा ने शादी कर ली और बेंगलोर में शिफ्ट हो गए। वहां हमारे 2 बच्चे भी हुए। निशा और मेरे 2 बच्चे भी मुझे प्रवीण भटेले के नाम से ही जानते हैं। इसी नाम से मैं 2 बार यूएसए भी हो आया हूं। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है। एक लैंडलाइन नंबर ने 15 साल पुराने कातिल को पुलिस के सामने बेनकाब कर दिया था। तरुण अभी साबरमती जेल में है और कोर्ट में उसका केस चल रहा है। सजनी के परिवार वालों को एहसास हो चुका है कि उन्होंने अरेंज मैरिज के नाम पर एक गलत इंसान से अपनी लड़की की शादी कर दी थी, जिसका अफसोस उन्हें उम्र भर रहेगा। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट सजनी को इंसाफ जरूर देगी।